हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्या है जो है सीटेट में सीटेट के लिए जो है एक जो हमारी क्लास चल रही थी सीडीपी की, सीटेट और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। तो उसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। मैं सोचा था एक बार टॉपिक वाइज मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूं। बीच बीच में मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इतना इतना प्रैक्टिस की, इतनी वीडियो डाल दी, 140 वीडियो पड़ी हुई है प्रैक्टिस की, आप करिए वहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा सा टॉपिक वाइज भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षण एवं सीखने की बुनियादी प्रक्रिया क्या होती है, फंडल प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ तक हम लोग, यहाँ से हम लोग को करना था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कोई नहीं कहेगा सर थियरी नहीं कराएं, ये नहीं कराएं, वो नहीं कराएं। देखिए इसमें क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया जो है अधिगम के बिना क्या होती है, अधूरा होती है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, सीखने के बिना क्या होती है, अधूरी होती है। अगर हम कोई चीज़ न सीखेंगे तो हमको क्या होती है, वह प्रक्रिया हमारी क्या रहती है, अधूरी रहती है, ठीक है। क्या रहती है, अधूरी रहती है। तो इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक। शिक्षण का जो संकुचित अर्थ मतलब नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग, शिक्षण का संकुचित अर्थ होता है नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। और एक अगला पॉइंट देखिए क्या करा कि एक निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर निश्चित शिक्षण प्रक्रिया से शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लासरूम, एक निश्चित स्थान, स्थान क्या होता है, स्कूल हमारा होता है, ठीक। क्या होता है, स्कूल होता है, ठीक है। और निश्चित समय पर, एक उम्र पर, आप 5 वर्ष या 6 वर्ष को जाते हैं तभी क्या जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है। और निश्चित शिक्षण प्रक्रिया क्या क्या इस जब छोटा बच्चा है 5-6 वर्ष का, क्या हमें पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक। तो इसी को बोलते हैं एग्जाम्पल फॉर क्लासरूम, ठीक। चलिए आ जाइए, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है, बताइए। शिक्षण का व्यापक अर्थ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, ठीक। औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी होता है। शिक्षक जो है यूट्यूब, परीक्षा, परिवार समुदाय, टीवी, सोशल मीडिया, ठीक है। शिक्षक क्या कैसे, मतलब शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या हो सकता है, शिक्षक से भी आप सीखते हैं, यूट्यूब से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, टीवी से भी सीखते हैं और सोशल मीडिया से भी सीख रहे हैं आज के युग में, ठीक है। ये सभी जॉनी डीवी और राय वर्न के द्वारा देखिए इन्होंने क्या बताया था, शिक्षण के त्रिध्रुव बताए थे। कितने बताए थे, 3 क्या बताए थे इन्होंने, ध्रुव बताया था। देखिए कौन कौन से, मैं भी यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक। उधर तो आप लोगों को बना है, इन्होंने 3 ध्रुव बनाए थे। टॉपिक इसको शिक्षक, एक तो हमारा क्या होता है, शिक्षक होता है जिसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और हमारा क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, ठीक। पाठ्यक्रम भी होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और एक क्या होता है, विद्यार्थी जिसको शिक्षा दी जाती है, ठीक। क्या, जिसको शिक्षा दी जाती है। जब तक ये तीनों नहीं उपस्थित रहेंगे, ठीक है, क्या रहेंगे, तीनों ये उपस्थित नहीं रहेंगे, तब तक शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। क्या होती है, शिक्षण प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों का होना जरूरी है। तो इसी को जॉन डीवी और राय वर्न के द्वारा बताया गया था, शिक्षण की त्रिध्रुवीय, कितने 3 ध्रुव हैं, कौन कौन से, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है और विद्यार्थी। याद हुआ, शिक्षक, पाठ्यक्रम और विद्यार्थी को शिक्षण की त्रिध्रुव किसने कहा था, तो जॉन डीवी और राय वर्न के द्वारा, ठीक है। जॉन डीवी और राय वर्न के द्वारा पूछ लेगा शिक्षण की त्रिध्रुव किसने कहा था, तो डीवी ने कहा था, ठीक है। कौन क्या था, डीवी ने। शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। शिक्षक क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और विद्यार्थी क्या होता है, शिक्षक पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है, आश्रित होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ, दोनों के बीच में। शिक्षक शिक्षक यहाँ हो गया, एक क्या होगा, हमारा पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, पाठ्यक्रम हो गया। और एक क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। दोनों के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता का काम कौन करता है, तो ये हमारा क्या करता है, सिलेबस करता है। क्या करता है, पाठ्यक्रम करता है, ठीक है। मीडिएटर का काम कौन करता है, तो हमारा सिलेबस करता है, ठीक। चलिए आपको ये भी पता हो गया कि शिक्षक क्या होता है, कौन सा होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो है, और कौन, बताइए, विद्यार्थी डिपेंडेंट होता है, मतलब आश्रित होता है, और शिक्षक क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके कुछ सूत्र होते हैं, बहुत बार पूछा है, ज्ञात से हमेशा क्या है, अज्ञात की तरफ, ठीक है। जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं उससे हम क्या करते हैं, अज्ञात के चलते हैं। ये हमारा टीचिंग का क्या है, मेथड होता है, ठीक है। मूर्त का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और अमूर्त का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। टच किससे,
मतलब जिसको हम पहले हम किसी चीज़ को टच करके उस चीज़ को सीखते हैं, फिर उसको फील करा के हमें सिखाना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आगमन से हमेशा निगमन विधि की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? आगमन से हमेशा निगमन। आगमन का मतलब क्या होता है? पहले हम उदाहरण देते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नियम बताते हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम नियम बताते हैं, फिर क्या करते हैं, उदाहरण को समझाते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूर्ण से अंत की तरफ, मतलब पूर्ण से होल टू पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक। अब विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करके उसको क्या करना, पढ़ना, किसी चीज़ को अलग अलग करके क्या करना, उसको पढ़ना। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है, संश्लेषण का मतलब एक जगह करके उसको पढ़ना, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ, ठीक है। विश्लेषण जानकारी तथ्यों को छोटे भागों में बांट देना, मतलब कोई जानकारी उसको छोटे छोटे भागों में क्या करना, बांट के पढ़ना। अनुभव से विवेक की तरफ, ठीक है, अनुभव से हमेशा विवेक की तरफ, एक सरल से कठिन की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक से तर्क की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ठीक। ये हमारे क्या थे, प्रमुख जो सूत्र थे, इनको याद रखिएगा। इनमें से एक ठो 100% आना ही आना है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, अनुभव से विवेक की ओर, सूक्ष्म और मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हमारे शिक्षण की प्रमुख क्या थे, सूत्र थे। अब आ जाइए सिद्धांत को देखते हैं। शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। टीचिंग के जो थियरीज हैं उनको देखते हैं। देखिए, विशेष उद्देश्य का निर्धारण, सेट द स्पेसिफिक एम। आप क्या करेंगे, इसके कुछ ना कुछ क्या होंगे, एम होंगे, ठीक है। शिक्षण के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एम होते हैं। फिर हम योजना होती है, उसकी प्लानिंग भी बनाई जाती है। अभिप्रेरण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ द मोटिवेशन, ठीक। रुचि का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत और क्रियाशील का सिद्धांत। तो इतने हमारे सिद्धांत हैं, ठीक है, याद रख लेंगे। विशेष से उद्देश्य निर्धारण करने का भी एक सिद्धांत है, योजना का सिद्धांत है, अभिप्रेरण का सिद्धांत है, ठीक, रुचि का सिद्धांत है, तत्परता का सिद्धांत है, अभ्यास का है, पुनर्बलन का और क्रियाशील का। ये हमारे क्या प्रमुख सिद्धांत है। शिक्षण के प्रकार देखते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ द टीचिंग, टीचिंग के कितने प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, एक तंत्रात्मक होती है, यानी निरंकुशवादी होती है, ठीक है, ठीक। इसको बोलते हैं शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। बच्चा क्या होता है, इसमें निष्क्रिय होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह की जो हमारी शिक्षा प्रणाली होती है, इसमें शिक्षक अपने आप को क्या सर्वा मानता है, ठीक है। इसको निरंकुशवादी बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं हमको देखना है, मतलब शिक्षक को समझ में, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चीज़ कर रहा है कि नहीं बच्चा कर रहा है, ठीक है। मतलब शिक्षक आएगा, पढ़ाएगा और पढ़ा के निकल लेगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं निरंकुशवादी या एक तंत्रात्मक, ठीक। एक तंत्र बस इसमें काम करता है, हमारा दूसरा तंत्र जो बच्चा होता है वो इसमें कोई काम नहीं करता। टीचर आया, पढ़ाया, अपना काम किया, निकल लिया, ठीक है। इस तरह की शिक्षा को हम लोग क्या करते हैं, एक तंत्रात्मक बोलते हैं, या शिक्षक ही सर्वा होता है। और दूसरी हमारी क्या होती है, दूसरी जो हमारी हो गई डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, बच्चा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है, जो यही हमारी जो है एनसीएफ 2005 भी और एनसीएफ 2020 भी हमारी क्या कहता है, जो हमारी शिक्षा का प्रकार होना चाहिए या प्रणाली होनी चाहिए, वो हमारी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, प्रजातंत्र होनी चाहिए, जिसमें बच्चा जिसको वो चीज़ें ना समझ में, वो खड़ा होकर के पूछ सके टीचर का, और टीचर का भी हक है कि उस चीज़ को क्या करे, बताए। एक तंत्रात्मक नहीं होनी चाहिए, ये निरंकुशवादी है, ठीक है। इस तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हस्तक्षेप विदाउट इंटरफियरेंस, शिक्षक बालक सर्वा होता है। इसमें शिक्षक बालक सर्वा होते हैं। अहस्तक्षेप, इसमें शिक्षक और बालक क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, सर्वा होते हैं। इसमें और किसी का क्या होता है, क्या हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। हस्तक्षेप इसमें किसी का नहीं होता। जैसे दूरस्थ शिक्षा हो गई, डिस्टेंस लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग, ठीक है। यूट्यूब लर्निंग आज के ज़माने में बहुत फेमस है, आप लोग यूट्यूब पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस शिक्षा को क्या अहस्तक्षेप, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हमारे और आपके बीच में, ठीक है, सिवाय इंटरनेट के, ठीक है। इंटरनेट ही उल्टा पुल्टा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं अहस्तक्षेप, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिल गया, आप लोग खुद यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शिक्षक ही क्या होता है, शिक्षक बालक दोनों क्या होते हैं, सर्वा होते हैं। इसके उद्देश्य देख लीजिए। शिक्षण प्रक्रिया के उद्देश्य, बहुत ही शिक्षण प्रक्रिया से 100% क्वेश्चन पूछता है। जो टॉपिक चल रहा है इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको हल्के में ना लीजिएगा। कल भी मैंने पढ़ाया था शिक्षण से संबंधित, आज भी पढ़ा रहा हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उन सभी टॉपिक को आप लोग किया करिए। बहुत ज़्यादा एक दिन में मैं नहीं कराता हूँ,
स्लो स्लो चलेंगे और चीज़ों आपको समझ में आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस भी करना रहता है, तो बहुत समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक। बीएस ब्लूम ने 1956 में इस जो शिक्षण का उद्देश्य कौन दिया था, तो बीएस ब्लूम साहब ने 1956 में दिया था। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन पर्पज के लिए इसका क्या किया गया था, इसका उद्देश्य था, ठीक। और संज्ञानात्मक पक्ष, किसी चीज़ का संज्ञान कैसे लिया जा सकता है, तो उसमें दिमाग हमारा काम करता है। और भावात्मक पक्ष जो होता है अफेक्टिव, उसमें हम दिल से किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक। और मनोगत्यात्मक पक्ष जो होता है उसमें मोटर स्किल जो हमारी होती है वो हाथ पैर होता है, ठीक। क्या होता है, हाथ पैर हमारा क्या करता है, वर्क करता है। मूल्यांकन, इवेल्युएशन, फिर संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब सभी तथ्यों को एकत्र करके निष्कर्ष पर पहुँचना, ठीक है। संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब तथ्यों को जो है दो भागों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ के क्या है, समझना। फिर क्या करना, अप्लाई, एप्लीकेशन, दैनिक जीवन में प्रयोग, उनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। जैसे निबंध का क्या करना, लिखना। अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ क्या है, तुलना, अंतर, उदाहरण, ठीक है, अपने शब्दों में बताना। ज्ञान, नॉलेज, क्या होता है, नॉलेज। तो एक उल्टा चलता है ऐसे, क्या होता है, पहले हम ज्ञान, फिर क्या करते, अवबोध, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है, फिर हम उसका क्या कहते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं, तब जाके हम लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। याद हुआ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, सबसे लास्ट स्टेप, ठीक है। तो याद हुआ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन, ठीक। चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे, देख लीजिए। रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, सृजन मतलब क्या होता है, क्रिएट, फिर क्या होता है, मूल्यांकन, फिर विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान, टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी इसी को बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी। ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान के बाद अवबोध, अवबोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण आता है, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन आता है, मूल्यांकन के बाद क्या आता है, सृजन आता है, ठीक है। ठीक, समझ में आया, ब्लूम टैक्सोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। भावात्मक पक्ष देखिए, भावात्मक अफेक्टिव पक्ष क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करना, फिर अनुक्रिया करना मतलब रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं, फिर अनुक्रिया देते हैं, फिर अवमूल्यन, उसका वैल्यूइंग होती है, फिर क्या करते हैं, विचार करना यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हैं, फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, चारित्रिकरण, फिर कैरेक्टराइजेशन सबसे लास्ट में आता है। भावात्मक पक्ष में जो होता है जिसमें हम दिल से लेते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं मतलब अनुक्रिया करते हैं, फिर अवमूल्यन करते हैं यानी कि वैल्यूइंग करते हैं, फिर विचार करना, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं, फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर चारित्रिकरण करते हैं, ठीक। तो 6 ए हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, याद रखना आप लोग। गत्यात्मक पक्ष में देखिए, मनोगत्यात्मक पक्ष, साइको, इसमें क्या होता है, उद्दीपन, उद्दीपन, इम्पल्सन, ये उतना नहीं, लेकिन वो दोनों जो इससे पहले थे वो इम्पोर्टेंट है। फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर संयोजन, फिर स्वाभाविकरण, फिर आदतों का निर्माण। सबसे पहले क्या होता है, उद्दीपन, फिर कार्य का करना, फिर नियंत्रण, फिर संयोजन, फिर स्वाभाविकरण, फिर आदतों का निर्माण करना, ठीक। ये सभी इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, सीरियल वाइज लगाने के लिए आता है ऐसे, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, बहुत बार पूछा है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। तो यह शिक्षण का सबसे छोटा प्रारूप होता है जिसमें क्लास में क्या किया जाता है, क्लास में शिक्षण प्रक्रिया सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने दिया था, कौन दिया था, एलन महोदय ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान की जाती है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में बच्चे को अधिक क्या दक्ष बनाया जाता है, ठीक। क्या किया जाता है, दक्ष बनाया जाता है। पॉइंट नेक्स्ट क्या है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वरण कौशल, प्रश्न का प्रवाह कौशल, ये सभी क्या करते हैं, शिक्षकों को भी स्किल दी जाती है, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, देख लीजिए। पाठ्य योजना का निर्माण, ये सभी आपको याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन, मतलब इसको दे देगा आपको बनाने के लिए, मतलब दे देगा कि मतलब इसको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, टीचर पाठ्य योजना का क्या करता है, निर्माण करता है। सबसे पहला काम टीचर का क्या होता है, पाठ्य योजना का तैयार करना, ठीक। फिर क्या करता है, कक्षा शिक्षण, पाठ्य योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा और शिक्षण करवाने के लिए कहेगा, ठीक है। 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, कितना होता है, 6 मिनट। फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि होती है, प्रतिपुष्टि, ठीक, क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक, क्या होता है, फीडबैक, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ विजिबल होगा, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे भी दिखाया, सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे, ठीक।
टीचिंग के बाद आप क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। प्रश्न फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट का ही समय मिलता है आपको, कितना, 6 मिनट का। और पुनः पाठ्य योजना मतलब रीप्लान करने के लिए आपको फिर 12 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। फिर उसका जो है री टीचिंग करने के लिए जो है आपको फिर 6 मिनट का समय मिलता है, ठीक। और पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए आप क्या करेंगे, 6 मिनट पुनः मिलता है। तो टोटल समय कितना होता है, 36 मिनट का होता है, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के लिए कितना होता है, 36 मिनट का होता है। सबसे पहले हम पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, प्लानिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, टीचिंग करेंगे, टीचिंग के बाद फीडबैक देंगे, फीडबैक के बाद हम पुनः रीप्लानिंग करेंगे, रीप्लानिंग के बाद पुनः शिक्षण टीचिंग करेंगे, 6 मिनट की होगी, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होगी। और हमारा जो पुनः पाठ्य योजना हमारी सिर्फ 12 मिनट की होगी। कितने मिनट की होगी, 12 मिनट की होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और टोटल माइक्रो टीचिंग कितनी की हो जाएगी, 26 मिनट की, ठीक है, 36 मिनट की, ठीक। समझ में आया चीज़ें। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा फटाफट, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। शिक्षण की विधियाँ, मेथड क्या होते हैं, देखिए इनके मेथड क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए। समस्या समाधान विधि, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान एक हिंट दिया जाता है इसमें। समस्या समाधान में हम क्या देते हैं, बच्चे को हिंट देते हैं। इसके स्टेप को देखिए, स्टेप बहुत पूछता है, ठीक है। समस्या समाधान, तो सबसे पहले हम समस्या को क्या करेंगे, कोई समस्या हमको मिल गई, उस समस्या को क्या करेंगे, चुनना। समस्या अगर मिली तो समस्या चुनना, ठीक है। उसके बाद समस्या का कारण क्या है, समस्या आई क्यों, कारण को जानना, पहले चुनना फिर कारण जानना। समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फिर इसके बाद जो समस्या आई है इसमें क्यों आई है, इससे इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इसका कलेक्ट करना, तीसरा स्टेप, ठीक है। फिर समस्या का समाधान खोजना, समस्या का समाधान खोजना, फिर समाधान का व्यवहारिक प्रयोग क्या है, इसको 5 स्टेप हैं समस्या को सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या को सेलेक्ट या चुनेंगे, फिर समस्या के कारण को जानेंगे, समस्या आई क्यों, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। समस्या का फिर समाधान खोजेंगे, समस्या समाधान का व्यवहारिक प्रयोग खोजेंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आगमन विधि। आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में देखिए क्या करते हैं, इस विधि में सीधे अनुभव या अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, ठीक। आगमन विधि, इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर, मैंने बताया था ना आगमन विधि में, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, फिर क्या बताते हैं, नियम बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल फिर नियम, और इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो चीज़ें हमें पता हैं उससे अज्ञात की तरफ चलते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आगमन विधि। आगमन विधि समझ में आ गई, चलें आगे। चलिए ये सारी चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास आज की जो है जितना कहा जाए उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए निगमन विधि क्या होती है, इस विधि में विद्यार्थी के नियम का ज्ञान दे दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण दिया जाता है। मतलब सबसे पहले क्या है, नियम बताया जाता है, इसमें नियम पहले बताया जाता है और एग्जाम्पल जो उदाहरण है वो बाद में दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या दिया जाता है बाद में, जैसे प्रमाण से, मतलब प्रमाण पहले दे दिया गया, और प्रत्यक्ष, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। जस्ट आगमन का क्या होता है, उल्टा होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अब तक आप आगमन में क्या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चल रहे थे, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। अगर इससे पहले आप क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। और अब देखिए प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, प्रोजेक्ट विधि देख लीजिए। प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रवर्तक जो है किलपैट्रिक थे। प्रोजेक्ट विधि के कौन थे, किलपैट्रिक थे। यह विधि जो है अनुभव केंद्रित होती है, क्या होती है, अनुभव केंद्रित होती है। कैसी होती है, अनुभव केंद्रित होती है, ठीक है, केंद्रित होती है। इसके समाजीकरण पर विशेष इस विधि में स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से क्या कार्य करता है। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है एवं अपनी समस्या का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, ठीक। कोई प्रोजेक्ट दे देंगे तो बच्चा स्वयं ही काम करेगा उस पर जो है, ठीक है, और अपनी समस्या का हल वह अपने विचारों के आधार पर ही करता है। देखिए यह विधि जो है अनुभव केंद्रित होती है। यह विधि क्या होती है, अनुभव केंद्रित। इस विधि में स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और समस्या का क्या करता है, समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है, ठीक। जितनी विधियां हैं आज ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण इसको बोलते हैं एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या, जो कोई मतलब समस्या आपको है, ठीक है, ये कोई समस्या है, ठीक, समस्या आपको आ गई। इस समस्या के हम कई पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कई पार्ट, कई छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो है इनका क्या करना, अध्ययन करना,
ठीक है, अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि समझ में आ गई। आपके पास कोई समस्या आ गई, उस समस्या को कई भाग में ब्रेक करके, तोड़ करके उस समस्या का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि कहलाता है। संश्लेषण विधि क्या होती है, इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ करके, मतलब समस्या की जो है इसके कई भाग हैं, बिखरे हुए हैं, इन सभी को एक जगह क्या करना, इकट्ठा कर देना जो है, इसी का जस्ट उल्टा था। ठीक है, ये समस्या एक जगह करके समस्या को अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है, संश्लेषण विधि। विश्लेषण का जस्ट अपोजिट क्या होता है, संश्लेषण होता है। समझ में आ गया ये भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुकरण विधि, इमिटेशन जिसको बोलते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, बचपन में क्या करता है, बचपन में बच्चा अपने दादी दादा से जो है, दादा दादी से क्या करता है, जब अनुकरण करके सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खंडीकरण इसमें क्या होता है, बच्चे को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर क्या किया जाता है, समझाया जाता है। खंड जैसे कोई समस्या है, एक समस्या है, तो इस समस्या के हम कई खंड कर दिए। ठीक है, 3-4 खंड करके बच्चे को समझा रहे हैं, तो उसे कहते हैं चुंकिंग या खंडीकरण बोलते हैं। खंडीकरण, इसमें खंड खंड करके समझते हैं। ठीक है, अब मोटिवेशन को हम कल समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा देखिए मोटिवेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, और मोटिवेशन को हम कल समझाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। आप बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी है। क्लास को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100% सीटेट में बनना ही है, कोई रोक नहीं सकता। इस क्लास को कम से कम 2 बार देखिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।